हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ बिजनेस लॉज, जहां पर हमने लास्ट क्लास में कंसिडरेशन का चैप्टर विच इज आवर थर्ड चैप्टर वो करना स्टार्ट कर दिया था। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कंसिडरेशन की डेफिनेशन को ब्रेक करके। आई होप आपने इसे वापस रिवाइज किया होगा। बार बार पार्ट्स में, आप जब पार्ट्स में ब्रेक कर करके किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें से मीनिंग पॉपअप होके निकल कर आते हैं। यस, और उससे अपना काम भी आसान हो जाता है और हमें याद रखने की, मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखने में अपने आप कंसेप्चुअल आसानी मिल जाती है। यस, तो हमने लास्ट क्लास में सेक्शन 2D को एलैबोरेटली देखना चालू किया था और हमने देखा था, क्या देखा था ब्रेक करके, when at the desire of the promisor, यानी कि consideration must move at the desire of the promisor। promisor ने promisee को कुछ promise किया है तो promisee से बदले में कुछ consideration मिलना चाहिए। yes, अपना जो promise किया उसके बदले में कुछ consideration मिलना चाहिए। so this promisee से जो हमें कंसिडरेशन मिलने वाला है, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यदि ये अपनी मर्जी से ही हमें जबरदस्ती कुछ देने की कोशिश करे जिसके लिए हमने बोला ही नहीं है, तो फिर इट डजंट होल्ड्स एज अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज इट इज नॉट मूविंग एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसे हमने एक वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स जैसे लिया है और डिटेल में आज वापस देखेंगे। The promisee or any other person, when at the desire of the promisor, the promisee or any other person, इससे क्या निकल के आ रहा था? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, promisee or any other person, यानी कि x और y के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो कोई भी पार्टी के बिहाफ पे x और y के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है, ये पार्टी इसे कुछ कंसिडरेशन देगी और ये पार्टी इसे कुछ कंसिडरेशन देगी। तो इसके बिहाफ पे, किसी भी पार्टी के बिहाफ पे एक थर्ड पार्टी भी आके x को कंसिडरेशन दे सकती है। z आके y के बिहाफ पे x को कंसिडरेशन दे सकती है and it holds as a valid consideration. It holds as a valid consideration. So when at the desire of the promisor, the promisee or any other person का मतलब समझ में आ गया आपको, has done or abstained from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstains from doing। इससे दो बातें देखी थी अपन ने। Consideration can be past consideration, it can be present consideration, it can be future consideration, or done or abstain from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstains from doing। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी एक्ट हो सकता है। ऑफर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑफर टू डू समथिंग, यस ऑफर, यस। तो उसी हिसाब से कंसिडरेशन का एक्ट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। Such an act or abstinence or promise is called the consideration for the promise। वो चीज कहलाएगी consideration for the promise जो प्रोमिसर ने प्रोमिसी को किया है, उसके बदले में उसे जो भी consideration मिलना चाहिए। Such an act or abstinence मतलब कि नहीं करना, और promise is called a consideration for the promise। ये हमने definition को break करके पढ़ना चालू किया था। इसके बाद में, ये तो मैं आपको शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं कंसिडरेशन में, और जो बातें हैं लाइक क्विड प्रो क्यू, कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। एक्स ने वाई को कुछ अपना घर देने का वादा किया है तो बदले में ही मस्ट गेट सम कंसिडरेशन as something in return। So consideration is based on the premise of quid pro quo, that is Latin language में बोलते हैं इसको, और हमारे इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में इसका मतलब होता है something in return। yes, और हमने ये भी देखा था, does an agreement without consideration is a void agreement। जब ट्री ही पूरा नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, और एग्रीमेंट भी शुरुआत से ही गलत होगा वो।
सो एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट। और मैंने आपको ये भी बोला था देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल, जहां पर हम देखेंगे कि x ने भले ही y को कंसिडरेशन दिया हो और y से उसे भले ही कंसिडरेशन नहीं मिल रहा हो, तो भी वो वैलिड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं इस रूल के। तो ये तो था एक क्विक रिवीजन आपके लास्ट क्लास में जो कराया गया था। आज आ जाइए देख लेते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए कंसिडरेशन। यस, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं उन्हीं को हम लोग इलैबोरेट करने वाले हैं और उनके एडिशन में कुछ देखेंगे। क्विकली आ जाइए देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। द फर्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। समझ चुके हैं डिटेल में। तो ये मस्ट मूव का क्या मतलब है? एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, that is act forming the consideration must be done at the desire of the promisor। यदि प्रोमिसर ने प्रोमिसी को कोई वादा किया है तो प्रोमिसी जो बदले में उसके लिए कर रहा है इट मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। यस, या फिर एक्स के लिए वाई अपनी मर्जी से कुछ आके करता है बिना एक्स की डिजायर के। This consideration from y to x is moving without the desire of x. Now y cannot say x क्योंकि मैंने आपके लिए ये किया तो आप भी बदले में मुझे कुछ दीजिए। Yes, जब यहाँ पर consideration y ने x को बिना x के कहे दिया था तो वो x को बाउंड नहीं कर सकता है। आइए क्विकली देख लेते हैं। To make the contract binding and enforceable, the consideration must be supplied at the desire of the promisor. If it is done at the desire of a third party or without at the desire of the promisor, it will not be a good consideration. उसे अच्छा consideration नहीं माना जाएगा। Yes, और हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल क्या देखा था? X के घर में आग लगी, Y उसका पड़ोसी था। Y ने जब देखा कि X के घर में आग लगी, बिना X के बुलाए हुए Y उसके पास में गया, घर के पास में, और आग बुझाने में मदद करने लगा। X ने तो डिमांड नहीं किया था कि Y आओ मेरे घर की आग बुझाओ, ठीक है। सो A saves B's goods from fire without being asked to do. Now A cannot demand any reward for his service as the act being done is voluntary। यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में y इधर जा रहा है, y ने वॉलेंटरीली ये काम किया है, अपनी स्वेच्छा से किया है, अपनी मर्जी से किया है, तो अब वो x से इसके लिए कोई रिवार्ड वापस कुछ कंसिडरेशन नहीं मांग सकता है। यस, इसमें एक बहुत ही फेमस केस है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। इस केस में क्या हुआ था आइए पढ़ते हैं। ये केस आप लोग याद रखिएगा। D constructed a market at the instance of the district collector। यानी कि there is a person called D, उसने कलेक्टर के कहने पे एक शहर में एक कोई मार्केट बनाया जिसमें बहुत सारी दुकानें थी, ठीक है। Occupants of the shops promised to pay D a commission on articles sold through their shops। अब इस मार्केट को काफी सारे ऑक्यूपेंट्स आए और उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। जो भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट था उसके अंदर ऑक्यूपाई कर लिया और उन ऑक्यूपेंट्स ने डी को वादा किया। क्या वादा किया? ऑक्यूपेंट्स ने डी को वादा किया कि हमारे यहाँ पर जो भी बिक्री होगी हमारी दुकान से हम उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज आपको कमीशन के तौर पर प्रोवाइड करेंगे। इट वॉज हेल्ड दैट, बाद में इन्होंने कमीशन देने से मना कर दिया और इसने केस दायर किया उनके खिलाफ। सो इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कंसिडरेशन बिकॉज मनी वॉज नॉट स्पेंड बाय प्लेंटिव, दैट इज डी, जिसने केस किया था एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स। एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स। डिफेंडेंट्स कौन? ये ऑक्यूपायर जिन्होंने दुकान मार्केट को ऑक्यूपाई किया था। But money was spent at the instance of a third person with the collector।
and thus the plaintiff's action to recover the commission was rejected. Thus the plaintiff's action to recover the commission was rejected. डी यानी कि प्लेंटिफ जो था जिसने कि वो मार्केट बनाया था, वो ऑक्यूपेंट्स के कहने पे नहीं बनाया था, वो कलेक्टर के कहने पे बनाया था. सो और यहां पर ये जो कमीशन यहां पर देने की बात हो रही है, इसके बदले में इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है. अच्छा, दिस जो इससे इन्हें जो भी मिल रहा है, दैट इज नॉट फ्लोइंग at the desire of this person, that is not flowing at the desire of this person from here to here. जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है, अपन ने क्या पढ़ा था, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. तो ये जो मार्केट में शॉप्स बनाई गई वगैरह वगैरह, ये थर्ड पर्सन यानी कि कलेक्टर के कहने पे बनाई गई है. इस वाले एग्रीमेंट में इसका कोई रोल ही नहीं है कलेक्टर के कहने के लिए. कलेक्टर इज अ थर्ड पार्टी. सो यहां से यहां जो डी से जो ओ को, ऑक्यूपेंट्स को जो भी मिल रहा है, ये ऑक्यूपेंट्स की मर्जी से नहीं हुआ है, इनकी डिजायर से नहीं हुआ है. इसलिए डी का वाद खारिज कर दिया गया. डी ने जो प्लेंट लगाया था, डी ने जो केस लगाया था, वो खारिज कर दिया गया, क्योंकि हियर द कंसिडरेशन इज नॉट मूविंग फ्रॉम दिस पार्टी टू दिस पार्टी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. ठीक है, तो इसलिए in the case of Durga Prasad versus Baldev, it is one of the good cases. ये माना गया since consideration is not moving at the desire of the promiser, इसलिए बदले में कमीशन लेने का भी उनको कोई, जिन्होंने मार्केट डेवलप किया, उनको कोई हक नहीं था. So consideration must move at the desire of the promiser. आइए सेकेंड पॉइंट देखना चालू करते हैं. Consideration may move from promisee or any other person. Consideration may move from promisee or any other person. सबसे पहले तो मैं आपको ये यहां पर जो वर्ड में यूज किया गया है, देखिए आपको लॉ में दो वर्ड्स जनरली देखने में आएंगे, shall और may. He shall do that work और may he may do that work. यदि आप इस लॉ में इसका शाब्दिक अर्थ, शब्द का अर्थ देखने की कोशिश करें, तो may होता है कि he may और may not, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है. जबकि shall का मतलब तो रहेगा कि वैसा ही होगा. he shall, the company shall file these forms at the time of registration, यानी कि कंपनी को फाइल करना रहेगा. और the parties may सबमिट दिस, यानी ये उनके ऑप्शन पे है. जनरली लॉ में ये अंडरस्टैंडिंग रहती है इन दोनों वर्ड्स की. सो द कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. तो एक्स और वाई के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ. एक्स ने 1 लाख रुपए दिया और वाई एक्स को 1 महीने बाद 1 लाख और 5,000 रुपए वापस लौटाने का वादा किया गया. अब y 1 महीने बाद यदि लौटाने की पोजीशन में है तब तो y खुद ये कंसिडरेशन इसे दे देगा. x तो हो गया था प्रोमिसर और प्रोमिसी, जहां पर 1 लाख रुपए यहां पर उधार दिया गया. तो अब ये जो है y जो है यदि पोजीशन में है तो 1,05,000 रुपए x को लौटा देगा 1 महीने बाद. कई बार प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में ऐसा समय में पॉसिबल नहीं भी हो पाता है. तो y का फ्रेंड z आया और इसने y के बिहाफ पे x को वो पैसा, कंसिडरेशन जो y को x को सप्लाई करना था, वो z ने y के बिहाफ पे x को सप्लाई कर दिया. तो चाहता तो y भी सप्लाई कर सकता था और नहीं पॉसिबल हुआ तो z ने सप्लाई कर दिया. सो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन. यस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ऐसा इस तरीके से जो कंसिडरेशन सप्लाई किया गया है, इट होल्ड्स गुड, इट इज वैलिड कंसिडरेशन. सो द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट may be furnished even by a stranger. Stranger का मतलब
who is not a party to this contract, who is not a party to the contract. stranger का ये मतलब है stranger to a consideration can sue, but stranger to a contract cannot sue. This is doctrine of privity of contract. आइए समझते हैं ये doctrine of privity of contract क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डॉक्ट्रीन का मतलब क्या होता है। डॉक्ट्रीन इज एन एस्टैब्लिश्ड, याद करो, डॉक्ट्रीन इज व्हाट? इट इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। यानी कि जैसे कि साइंस का एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है सन राइजेस इन द ईस्ट, उसे बहुत बार टेस्ट कर लिया गया और फर्दर टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। उसी तरीके से डॉक्ट्राइन हमारे लॉ में क्या माना जाता है? इट इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये लॉ का ये जो प्रिंसिपल है बहुत बार टेस्ट कर लिया गया है और अब इसे वापस देखने की, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अपन पढ़ रहे थे डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए प्रिविटी में एक वर्ड प्राइवेट आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रिविटी में एक वर्ड प्राइवेट आ रहा है, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप। डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट is a private relationship between the persons who are making it, and no third party has got any right to interfere into this private relationship. वापस सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। What is doctrine of privity of contract? डॉक्ट्रीन का मतलब समझ लिया, प्रिविटी का मतलब आपको उठाना है एक वर्ड प्राइवेट से। सो डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट contract is a private relationship between the parties who are making it, and no third party has got any right to interfere into that private relationship. इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। X और Y के बीच में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और Y के साथ में मान लीजिए अन्याय हो रहा है, तो Z उसके बिहाफ पे कोर्ट में जाके और केस फाइल नहीं कर सकता है, बिकॉज Z is a third party to this contract. Z cannot interfere into this contract. Z cannot interfere into this contract as he is third party. कोर्ट सबसे पहले ये पूछेगा तुम कौन, क्या तुम इसमें एक पार्टी हो? जब तुम एक पार्टी हो ही नहीं तो तुम इसमें इंटरफेयर कैसे कर रहे हो? तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है इस वाले मामले में इंटरफेयर करने का, बिकॉज देयर इज डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक्स और वाई के बीच में प्राइवेट रिलेशनशिप है, तो आप इसमें कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं? तो डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब Z इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है, एनफोर्स नहीं करा सकता है। यस, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। बस जहां तक केवल कंसिडरेशन देने की बात है, केवल कंसिडरेशन देने की बात है, दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी टू अनदर पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। वापस समझिए, केवल कंसिडरेशन देने की बात है तो वो एक थर्ड पार्टी किसी भी पार्टी के बिहाफ पे दूसरी पार्टी को दे सकती है, बाकी उसे इंटरफेयर करने का, कॉन्ट्रैक्ट में अपनी नाक घुसाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज हु आर मेकिंग इट। As per doctrine of privity of contract, it is a private relationship and no third party has got any right to interfere into that contract. देखिए, जहां तक विदेशों की बात है तो वहां पर विदेशों में कई कंट्रीज में दो डॉक्ट्रीन्स चलती हैं। पहली तो होती है डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
और दूसरी होती है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। यस, doctrine of privity of contract and doctrine of privity of consideration. Doctrine of privity of contract: contract is a private relationship between the parties who are making it and no third party has got any right to interfere into this contract, so he cannot interfere. ये doctrine इंडिया में भी लागू है। दूसरी doctrine है doctrine of privity of consideration. Since this contract is a private relationship, consideration has also to be provided by these persons and no third party has got any right to interfere into this private relationship. तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन जिन देशों में लागू है वो कहता है ये प्राइवेट रिलेशनशिप है और कंसिडरेशन भी पार्टी से ही आना चाहिए। बट हमारे इंडिया में इस सेकंड डॉक्ट्रिन को नहीं मानते हैं, हम तो केवल इतना बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेज दैट कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्राइवेट रिलेशनशिप, no third party has got any right to interfere into that contract. But कंसिडरेशन की, इंडिया की पोजीशन बता रहा हूं, कंसिडरेशन की जहां तक बात है तो हम ये मानते हैं, इंडिया में लॉ है दैट, इंडिया में कानून व्यवस्था क्या मानती है, केवल जहां तक कंसिडरेशन की बात है वो थर्ड पार्टी भी दूसरे वाले बंदे को आकर सप्लाई कर सकती है। ये समझ में आया आपको? ठीक है, आइए डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्ट्रिन जो कि लागू नहीं है प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, बस समझने के लिए आपको बताया, इंडिया में उससे पोजीशन अपोजिट होती है। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने समझ लिया। द कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट में बी फर्निश्ड इवन बाय अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मतलब हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन कैन स्यू बट stranger to a consideration can sue but stranger to a contract cannot sue। देखिए जो stranger to a consideration है x और y के बीच में, इसने यदि consideration सप्लाई किया है तो थोड़ा बहुत इसे sue करने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जो stranger to a contract है जिसका इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, वो इसमें इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में केस करने का कोई अधिकार रखता ही नहीं है। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस। इसमें क्या हुआ था आइए देखते हैं। ए बाय अ गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। ये ए है, इन्होंने सो हियर इट इज ए, इन्होंने एक गिफ्ट डीड से अपनी बच्ची को, अपनी डॉटर को, हुज अ गर्ल, उसको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वाया गिफ्ट डीड। ठीक है, विद डायरेक्शन दैट डॉटर शुड पे एन एन्युटी टू एज ब्रदर। यानी कि ए के जो भाई थे, मान लीजिए उनका ब्रदर का नाम है बी। इस गिफ्ट डीड में क्या डायरेक्शन दिया था कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं और बदले में आप एक काम कीजिएगा कि मेरा जो भाई है, जो आपके अंकल लगते हैं, उनको सालाना कुछ पैसे एन्युटी कुछ दे दिया कीजिएगा। ठीक है, वापस पढ़ते हैं। ए बाय अ गिफ्ट डीड ट्रांसफर्ड सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction that daughter should pay an annuity to A's brother as has been done by A, जैसा कि A भी B को देते रहे हैं। On the same day डॉटर ने एक एग्जीक्यूट किया राइटिंग में एक फेवर ऑफ A's brother agreeing to pay annuity। यहाँ पर ये तो पहला सेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया और ये दूसरा सेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया, जहां पर डी ने उन ब्रदर को, जो अपने पापा के ब्रदर थे यानी कि जो डी के अंकल थे, उनके फेवर में एक एन्युटी के लिए लिखित में एक एग्रीमेंट बना दिया। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स शी डिक्लाइंड टू फुलफिल हर प्रॉमिस सेइंग दैट नो कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम हर अंकल। बाद में इन डॉटर साहब की नीयत बदल गई और इन्होंने ये कहते हुए थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, लेकिन आधा अधूरा पढ़ा भैया, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो अब इन्होंने क्या किया, यार अंकल से तो अपने को कोई कंसिडरेशन नहीं मिला है तो काय को देना, हटाओ इनको। तो उन्होंने
बोला मुझसे तो कंसिडरेशन गया, पर बदले में मुझे क्या कंसिडरेशन मिला? कुछ नहीं मिला। तो फिर मैं इनको एन्युटी अब से देना बंद कर रही हूं। ठीक है। आफ्टरवर्ड शी डिक्लाइंड, कि मेरे को अंकल से कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। कोर्ट में बातें गई, केस लगा। हेल्ड दैट वर्ड्स प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन इन सेक्शन 2D clearly shows that consideration need not necessarily move from the promisee, it may move from any other person। यहां पर जो डॉटर ने अंकल को वादा किया एन्युटी देने का, उसके बिहाफ में डी को भी कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए। ये डी को कंसिडरेशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन यानी कि ए से मिल रहा है, who is a stranger to this second set of contract, who is a stranger for second set of contract। ठीक है। Hence A's brother was entitled to maintain the suit, और बाकायदा सूट वैलिड माना गया और फेवर में डिसीजन आया चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो दो केस लॉ देखे, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दूसरा चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है। थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं होता है, एंड द एक्ट फॉर्मिंग द कंसिडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। नंबर 1, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Contract is a private relationship between the people who are persons, who are parties, who are making it, and no third party has got any right to interfere into that contract. But as far as the consideration is concerned, furnishing of consideration is concerned, that can be fulfilled or furnished by any stranger to a contract also on behalf of any of the party to the contract, and it holds as a valid consideration even if it is fulfilled or given by a stranger to a contract। consideration may move, may मतलब जरूरी नहीं है, होता है तो भी ठीक है, it may or may not। yes, so consideration may move। बात समझ में आ गई आपको? तीसरा पॉइंट, consideration may be past consideration, it can be present consideration और it can be future consideration। ये पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए फटाफट इसको फिनिश करते हैं। डेफिनेशन जो कंसिडरेशन की है वो क्लियरली बताती है, इट कैन बी पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन व्हेन समथिंग इज प्रोवाइडेड और डन फॉर द प्रोमिसर बिफोर ही गिव प्रॉमिस इज पास्ट कंसिडरेशन। एक्स का बच्चा घूम गया, वाई का बच्चा घूम गया था, और एक्स उस वाई का जो बच्चा घूम गया था उसने क्या बोला, जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा मैं उसे 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है। तो अब जब क्या हुआ, एक्स फाइंड्स वाइज लॉस्ट डॉग, एक्स चलिए इस एग्जाम्पल लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है, लॉस्ट चाइल्ड मिल गया, तो यहां पर एक्स ने वाई को उनका लॉस्ट चाइल्ड लौटा दिया। वाई प्रोमिसेस टू पे ₹5 lakhs फॉर फाइंडिंग हिज चाइल्ड। द कंसिडरेशन फॉर 5 lakh इज फॉर पास्ट एक्शन ऑफ एक्स। देखिए, जब इस एग्जाम्पल को दो तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब एक्स कॉन्ट्रैक्ट किस समय बना, पहला तो ये देखने की कोशिश कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट तब बना जब एक्स ने वाई को उसका लॉस्ट चाइल्ड लाके लौटा दिया। तो एक्स को तो वाई को तो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही अपना कंसिडरेशन मिल गया, और अब एक्स को उनका जो भी अमाउंट है वो अब मिलेगा। यस, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के समय एक्स ने ऑलरेडी वाई को पास्ट में कंसिडरेशन दे दिया गया है। इसी एग्जाम्पल को जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वाई का बच्चा घूम गया, एक्स को वो बच्चा पता था कहाँ है, उन्होंने लाके वाई को दे दिया। अब वाई एक्स को वादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वादा, यार आपने मेरा बच्चा ढूंढ के लाया, मैं आपको 5 लाख रुपए इनाम के तौर पे दूंगा। तो ये वादा करते समय भी एक्स को पास्ट, वाई को पास्ट में कंसिडरेशन मिल चुका है। समझ में आ गए दोनों एंगल्स आपको? यस, सो इट इज पास्ट कंसिडरेशन फॉर वाई। प्रेजेंट या एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन यानी कि एग्जीक्यूटेड, अरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक सेक्शन ये भी तो किया था। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पर दोनों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं। व्हेन कंसिडरेशन इज गिवन
simultaneously with the promise. At the time of making the promise, it's said to be present or executed consideration. Present, इस अभी प्रॉमिस किया और अभी दे रहे हैं और वापस अभी मिल रहा है. कैश सेल्स में क्या होता है, एक्स वाई सब्जी वेंडर है ये, यस ही इज अ वेजिटेबल वेंडर, और आप ग्राहक हैं, ग्राहक बन के जाते हैं, भैया ये क्या रुपए किलो दी ग्रीन वेजिटेबल, सर 50 रुपीज के जी, अच्छा 2 किलो बांध दो. तो यहां से यहाँ 2 किलो देने के वादे के साथ में 2 किलो दी जाती है और यहाँ से हाथों हाथ पैसा भी इधर से इधर आ जाता है. तो प्रेजेंट कंसिडरेशन, बोथ द पार्टीज आर गेटिंग द कंसिडरेशन इन प्रेजेंट, यस. एंड एग्जीक्यूट हो गया कॉन्ट्रैक्ट या नहीं हो गया, नन ऑफ द पार्टीज इज लेफ्ट विद टू do anything under the contract. So past consideration, present consideration, future consideration. When consideration from one party to another move at some future date after making the promise is called future या फिर executory consideration. X ने Y को बोला अपन मैं जयपुर में आप जोधपुर में, तो मेरी होंडा एक्टिवा मैं आपको अगले महीने की 15 तारीख को दे दूंगा जब आप जयपुर में आएंगे, और आप भी मेरे को 20,000 रुपए उसी समय दे दीजिएगा जब आप जयपुर में आए हुए होंगे. दोनों के बीच में ऐसा एक एग्रीमेंट हो गया जहां पर दोनों को कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलने वाला है, यस. तो इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन वन और बोथ द पार्टीज आर स्टिल रिमेनिंग टू डू विद देयर ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर, इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यस. तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड जिसमें एग्जीक्यूट हो चुका हो, एग्जीक्यूटरी जहां स्टिल अभी भी एग्जीक्यूट होना बाकी हो. तो अभी तक अपन ने ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन किए हैं. बाकी के जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और आगे का चैप्टर we'll be continuing in our very next class. Best wishes for the day and start studying right now. ताजा पढ़ा हुआ होता है और आप लोग उसे हाथों हाथ वापस रिवाइज करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो परमानेंट मेमोरी में जाने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द की टू सक्सेस इज रिविजन. रिवीजन करेंगे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे प्लान्स बना के, डेली बेसिस पे प्लान्स बना के, और हाथों हाथ पढ़े हुए को एक बार वापस पढ़ेंगे तो परमानेंट मेमोरी में जाने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे. वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस पे, इसलिए हाथों हाथ पढ़ना चालू कीजिए. बेस्ट विशेस.